क्या नाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। देखिए, रोमन साम्राज्य विश्व के किन किन महाद्वीपों में फैला हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था, हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य जो है एक विशाल साम्राज्य था और वर्तमान में यूरोप में और कुछ भागों में, पश्चिम एशिया के कुछ भागों में तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल है। और भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का क्या है, हृदय है, दिल है। तो आपको इसका मैप भी दिखाते चलें। देखिए, ये है रोमन साम्राज्य, ये देख रहे हैं ना, ये हमारे जो है उत्तरी अफ्रीका की, हमारा इंडिया है, और ये हमारे उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों में, और ये देखिए यूरोप के भागों में, और ये हमारे जो पश्चिम एशिया के भागों में क्या है, फैला हुआ है। और इधर है ईरानी साम्राज्य, क्या है, ये है बुरश, देखिए ये ईरानी साम्राज्य है और ये ईरान है आज वर्तमान में। और ईरानी साम्राज्य में और रोमन साम्राज्य में आए दिन जो है संघर्ष होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा अपने नोट्स पर। देखिए, रोम का विशाल साम्राज्य जो है 3 भागों में फैला हुआ था, इसलिए जो है हमारे चैप्टर का नाम भी है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य को किन 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहला है पूर्ववर्ती काल, क्या, पहली सेंचुरी और दूसरी सेंचुरी, यानी 100 ईस्वी और 200 ईस्वी के बीच में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती काल क्या है, ये तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि है। परवर्ती काल क्या है, इस काल में तीसरी शताब्दी के बाद का समय आता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, पहला आता है पहली सेंचुरी 100 ईस्वी से 200 ईस्वी, ये काल क्या है, परवर्ती काल कहते हैं। ये रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें रोमन साम्राज्य बहुत ही आसानी से रहा और जो है बहुत ही जो है फूला फला। और इसी समय का जो राजा, उसका नाम ऑक्सटन है, जिसने 27 ईस्वी में रोमन साम्राज्य को बसाया था, और उसका जो है नगर है प्रिंसिपेट नाम का। और देखिए, दूसरा जो समय आता है वो किस समय क्या है, दूसरा समय आता है तीसरी सदी। तो ये तीसरी सदी जो शुरू होती है वो 200 के बाद शुरू होती है। कब होती है, 200 ईस्वी के बाद शुरू होती है। और जो चौथी और जो परवर्ती काल है, परवर्ती काल क्या है, तीसरी शताब्दी में हुआ क्या, तीसरी शताब्दी में ऐसा लगा कि रोमन साम्राज्य जो है वो जो है ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा जो है युद्ध चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे, जिस वजह से लग रहा था रोमन साम्राज्य अब खत्म हो जाएगा तीसरी शताब्दी में। लेकिन तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि चलता रहा, स्टेबिलिटी बनी रही। और परवर्ती काल में क्या हुआ, परवर्ती काल में जो है रोमन साम्राज्य जो है अंत हो गया। तीसरी शताब्दी के बाद जो है, पहला क्या है, पूर्ववर्ती, दूसरा है तीसरी शताब्दी और तीसरा है परवर्ती। परवर्ती काल में जो है ये समाप्त हो गया और उसके बाद जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है धीरे धीरे। अब हम चलेंगे, क्योंकि अति लघु इसमें बहुत ज़्यादा जो है लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है और आगे बढ़ जाना है, और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पेपराइस क्या है, ठीक है, पेपराइस आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, पेपराइस एक पेड़ मिल जाएगा आपको। पेपराइस एक जो है सरकंडे जैसा पौधा होता है, जो नील नदी आप जानते हैं ना, मिस्र में पाई जाती है, जो नील नदी के किनारे पाया जाता था, और इस सरकंडे से ही लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। पहले इन जो पत्तों को जो है काट के, और उनको विधिवत द्वारा जिस तरीके से वो उनका मेथड होगा, और उसको काट के छील के और उनके पत्तों पर वो जो है लिखते थे। और ये लेखन कला को क्या कहते हैं, ये लेखन कला जो है पेपराइज शास्त्री इसको जो है पढ़ते हैं, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पेपराइज शास्त्री। और ये पेपराइज के पत्ते पे लिखी जाती थी। ठीक है, अब देखिए नीचे हम लोग आते हैं, प्रिंसिपेट किसे कहते हैं। देखिए, रोम के प्रथम सम्राट ऑक्सटन ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपेट। ठीक है, और ऑक्सटन ने जो राज्य स्थापित किया था वो गणतंत्र राज था, ना कि वो एम्पायर था, वो गणतंत्र राज था। ठीक है, अब देखिए वर्ष वृत्तांत क्या है, वर्ष वृत्तांत और रोम साम्राज्य के समकालीन द्वारा लिखा गया, उस समय द्वारा लिखा गया वर्णन ही क्या है, वर्ष वृत्तांत है। उसमें जो है सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, इस महीने में क्या हुआ, तो वो क्या है, वर्ष वृत्तांत। जैसे ट्रेवलॉज होता है ना, यात्रा वृत्तांत, वैसे ये है वर्ष वृत्तांत। यानी रोमन इतिहास के 3 खिलाड़ी कौन थे, रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी। देखिए, रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी में मुख्य हैं, सबसे पहले थे सेनेट। ठीक है, पहले हैं सेनेट, दूसरे खिलाड़ी थे सम्राट, दूसरे खिलाड़ी थे कौन, सम्राट। और तीसरे खिलाड़ी थे, राजनीतिक खिलाड़ी की बात हो रही है, सेना। सेना जैसे आप जानते हैं कि एक एम्पायर के लिए सेना बहुत ज़रूरी होती है, वरना वो एम्पायर का क्या होगा, विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नोट्स पर। अब देखिए, रोमन इतिहास में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना
राजनीतिक इतिहास के जो है 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, सम्राट है, अभिजात वर्ग है और सेना। अब जब सम्राट ने जो है रोमन साम्राज्य जीत लिया था और जब उसका अधिकार हो गया था तो उसने जो अभिजात वर्ग को नीचे कर दिया था और वो पहला नंबर का खिलाड़ी हो गया था। और वरना उससे पहले जो है रोमन साम्राज्य में धनी वर्ग का शासन था। ठीक है, तो पहला हो गया सम्राट, दूसरा है अभिजात वर्ग, तीसरा है सेना। राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। सम्राटों की सफलता मुख्य रूप से सेना पर निर्भर थी। अभिजात वर्ग का संबंध सीनेट से था, जो उनके आजीवन सदस्य बने हुए थे। ठीक है, देखिए रोम के गणराज्य की स्थापना कब हुई, यहाँ की विविधताओं को बताइए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब थोड़ा धुंधला हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, फोटो साफ नहीं आई है लेकिन पढ़ा जा सकता है। 509 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकाल कर गणराज्य की स्थापना की। रोम में विविधता के बावजूद सरकार की एक साझा प्रणाली स्थापित हुई। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जैसे यूनानी भाषा बोली जाती थी, लैटिन भाषा बोली जाती थी और भी जो है अनेक भाषा वहाँ पर क्या है बोली जाती थी। ठीक है, रोमन सम्राटों की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? रोमन सम्राट को भी अगर राजा है तो बेसिकली उसकी जो नीड है वो अच्छी सेना होती है ताकि वो युद्ध करे और जो है अपने जो है साम्राज्य का प्रसार करे। तो रोमन साम्राज्य की सफलता किस बात पर निर्भर है? सेना। ठीक है, सेना के नियंत्रण पर निर्भर थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए गृह युद्ध, ये समझने वाली बात है कि गृह युद्ध किसको कहते हैं। गृह युद्ध वो स्थिति जब एक देश के अंदर ही लड़ाई होने लगे, देश के अंदर ही जो झगड़े होने लगे, युद्ध होने लगे, आपस में सेना लड़ जाए, दूसरे सेना से लड़ जाए, तो उसके गृह युद्ध की स्थिति होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एम्फोरा क्या है? देखिए एम्फोरा बेसिकली चिकनी मिट्टी से बने मटके को कहा जाता है। ये मटके कई आकर्षक डिजाइनों में बने थे जिसके अवशेष हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोमन साम्राज्य से। इसको एम्फोरा कहते हैं। आपकी बुक में भी दिया होगा फोटो, अगर नहीं दिया तो आप गूगल भी चेक कर सकते हैं, सर्च करके। हजारों की संख्या में वहाँ से मिले। इन मटकों को कंटेनर भी कहा जाता था और इसमें शराब और जैतून का तेल जाता था, ऑलिव ऑयल, ज़्यादा अन्य तरल पदार्थ भी, लिक्विड पदार्थ भी रखा जाता है। एम्फोरा का उपयोग तरल पदार्थों को आयात और निर्यात के लिए किया जाता था। उस वक्त सोच लीजिए, उस वक्त हजारों साल पहले जो है कितनी जो है टेक्नोलॉजी हाई थी। देखिए दास प्रजनन से क्या आशय है? आपको पता है कि रोमन साम्राज्य में और हालांकि आधुनिक इतिहास में जब आप फ्रांस में पढ़ेंगे तो दास प्रथा जो है प्रचलित रही है। तो दास प्रजनन क्या है कि गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी जिसके अंतर्गत दास और दासियों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे अनेक बच्चे भी आगे चल के क्या बने? दास ही बने, गुलाम बने। असल में गुलाम का बेटा गुलाम बनता था। ठीक है, तो वो एक जो है नस्ल दर नस्ल जो है स्लेव सिस्टम, जिसको गुलाम सिस्टम कहते हैं, वो चलता था। लेकिन मेसोपोटामिया के बाद कौन कौन से साम्राज्य बने, विस्तार से चर्चा कीजिए। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 200 साल बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के लिए बहुत जो है कोशिश होती रही। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्यों के अधिकांश भाग में अपना नियंत्रण स्थापित करके भूमध्य सागर पर बढ़ गया। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों और स्थल मार्गों पर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तटवर्ती क्षेत्रों और स्थल मार्गों पर अपने व्यापारी संबंधों का विकास कर लिया। भूमध्य सागर के पूर्व में यूनानियों को काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर, खाना बदोश, घुमक्कड़। यायावर का अर्थ क्या है? खाना बदोश, घुमक्कड़। क्योंकि देखो खेती की जो वहाँ पे जो ज़मीन थी वो उपयुक्त नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, इसलिए जो है इनका एक ही जो है काम था व्यापार करना। ठीक है, तो व्यापार में क्या है? आयात निर्यात होता है, व्यापार के लिए इधर उधर लोग जाते थे, इसलिए जो इनको यायावर, खाना बदोश, घुमक्कड़ कहा गया है। यायावर के साथ व्यापार द्वारा कभी कभी फायदा हुआ। यूनान में एथेंस और स्पार्टा नगर राज्य लोगों के जीवन का केंद्र था। मैसेडोनिया राज्य के राजा सिकंदर ने यूनान के उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिम एशिया व ईरान तथा भारत में व्यास नदी तक के क्षेत्रों में जीत हासिल कर ली थी। आपको पता होगा सिकंदर भारत आया था। सिकंदर के प्रभाव के कारण यूनानी और स्थानीय लोगों में आदेशों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होने से पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया। और जैसे अंग्रेज़ों में थोड़ा यहाँ कट गया है। देखिए जब भी कोई राजा कहीं आक्रमण करता है तो पहला जो चेंजेस करता है कि वहाँ की संस्कृति को बदल देता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर भी हुआ। सिकंदर के प्रभाव के कारण यूनानी और स्थानीय लोगों में आदेशों और संस्कृति का परंपराओं का आदान प्रदान होने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र का क्या हो गया? यूनानीकरण हो गया, क्योंकि सिकंदर यूनान का था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो रोम साम्राज्य के विषय के विस्तार में चर्चा कीजिए। देखिए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य उसे रोमन साम्राज्य कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच तक 630 के दशक तक अपनी अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्रों में जो है ये साम्राज्य जो है सशक्त साम्राज्य इसलिए लिखा है, तो पावरफुल साम्राज्य फैला था। मैप में आप देख भी सकते हैं। अब देखिए ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे से बराबर जो है ईरानी साम्राज्य, और मैंने बताया ना ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, तो ये दोनों साम्राज्य आपस में एक दूसरे से जो है बराबर संघर्ष करते रहते थे, प्रतिद्वंद्विता करते रहते थे। ठीक है,
कंपटीशन करते रहते हैं। फरात नदी के द्वारा इनकी सीमाएं अलग थी। रोम का साम्राज्य उन दिनों दूर दूर तक फैला हुआ था। रोम के विषय में जानकारी इतिहासकारों को समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। उस काल का इतिहास जिसे वृत्तांत कहा जाता था, उससे क्या क्या कहा जाता था, वृत्तांत कहा जाता था। ठीक है, इसमें पत्र आते थे, व्याख्या आते थे, प्रवचन जो कि बड़े बुजुर्ग प्रवचन देते थे वो आते थे, कानून आते थे। वो कानून भी लोग पत्थरों पे लिखवाया करते थे ना, तो कानून से भी उस राज्य के बारे में पता चलता है। तथा दूसरे दस्तावेज जैसे पेपराइस के पेड़ों के पत्ते हो गए, पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ हैं बड़ी बड़ी। तथा तीसरी शिलालेख जो यूनानी और लैटिन भाषा में है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सामग्री जो खुदाई में मिली है, जैसे इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, पच्चीकारी वस्तुएं इत्यादि से मिलती हैं। रोम के साम्राज्य मोटे तौर पर जो दो चरणों में बढ़ गया था, पूर्ववर्ती और तथा परवर्ती। रोम में मिली जुली संस्कृतियाँ थी तथा अनेक भाषाएं बोली जाती थी, किंतु शासन का कार्य लैटिन तथा यूनानी भाषा में होता था। जो शासन का कार्य होता था ना, पूरा कानून व्यवस्था को संभालना और प्रशासन तंत्र को संभालना, ठीक है, वो सब किसमें होता था, राज दरबार का काम, पूरा काम जो होता था वो लैटिन और यूनानी भाषा में होता था। ये विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। रोम के साम्राज्य रोम के साम्राज्य में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। गणतंत्री आप जानते हैं जिसमें जनता का शासन होता है, तो ना कि किसी राजा का शासन होता है। रोम के साम्राज्य में गणतंत्रीय व्यवस्था थी जो सेनेट नामक संस्था द्वारा चलाई जाती थी। क्या नाम था, सेनेट। इसके सदस्य धनी वर्ग होते थे और अभिजात वर्ग होते थे। और अभिजात मतलब आप जानते हैं ना, कुल अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, ठीक है, जिसमें अमीर लोग आते हैं और बहुत ही वेल क्वालिफाइड लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं। किंतु 27 ईसा पूर्व में जूसियस सीजर के उत्तराधिकारी ने उसका तख्ता पलट दिया तथा ऑक्सटन के नाम से रोम का प्रथम सम्राट बना। जूलियस सीजर नाम था उसका। देखिए फिर आप देख लीजिए क्या नाम है इसका। इसका नाम है जूसियस सीजर, ठीक है। 27 ईसा पूर्व में इसने तख्ता पलट दिया और इसका अपना नाम क्या हो गया, ऑक्सटन। ऑक्सटन ने क्या किया, रोम का जो है प्रथम सम्राट बना। और इसने प्रिंसिपेट नामक जो है नए राज्य की स्थापना भी की थी। अब देखिए कुछ पेपर मिस हो गया है। अब देखिए प्रांत साम्राज्य को क्या देते थे, कर देते थे, टैक्स देते थे। नए शहरी केंद्र तथा सम्रांत वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। आगे चलकर सम्राटों ने सेनेट की अपेक्षा नए सम्रांत वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया। नए सम्रांत वर्ग जो कि बाकी जो वर्ग थे जो कि उस वक्त अमीर हो गए थे। नगरों का शासन जो कि शहरी केंद्र था, नगरों का शासन क्या था, शहरी केंद्र था। दंडनायक नगर परिषद द्वारा चलता था। सम्राट को यह अधिकार था कि किसी भी ग्राम को शहर में तथा शहर को ग्राम में बदल सकते थे। सम्राट को क्या अधिकार था कि किसी भी गांव को शहर में, किसी भी शहर को गांव में बदल सकते थे। शहरों में रहने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि यहाँ खाने पीने की सुविधा थी, ठीक है। अकाल के समय यहाँ पे जो खाने पीने की सुविधा रहती थी, और कोई भी मान लीजिए प्राकृतिक जो है आपदा आ गई तो शहर क्या रहते थे, सेफ रहते थे दिनों में भी। और ये जो है दिनों में भी गाँव से बेहतर जो है सुविधा उपलब्ध करते थे, ठीक है। अकाल के दिनों में भी गाँव से बेहतर सुविधा उपलब्ध करते थे। और वर्ष 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन का कार्य जो है क्या होता था वहाँ पर चलता रहता था। वहाँ पर वर्ष में जो है कुछ ना कुछ काम जो है मनोरंजन का कार्यक्रम है कुछ भी शहर में चलता रहता था। इसलिए शहर जो है वहाँ की जनता के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस थे। देखिए किसने, तीसरा चैप्टर आ गया है, किसने रुबाई नामक काव्य विधा की जो है को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया, तो उमर खय्याम। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, उमर खय्याम, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, ये तीसरा चैप्टर है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 510 लिख दिया, इसने शायद गलती से लिख दिया होगा। 570 ईस्वी में हुआ था, ना कि 510 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हिजरी की स्थापना कब हुई, तो हिजरी की स्थापना 622 ईस्वी में हुई थी। पैगम्बर मोहम्मद साहब के पश्चात किस संस्था का निर्माण हुआ था, पैगम्बर मोहम्मद साहब के बाद जो है खिलाफत नामक संस्था का निर्माण हुआ था। इस संस्था में खलीफा, जिसे अमीर उल मोमिनीन कहा जाता था, जो पैगम्बर का क्या होता था, वैश्विक प्रतिनिधि होता था। देखिए जब पैगम्बर साहब मोहम्मद साहब का जो है वो हो गया, क्या नाम है, निधन हो गया, देहांत हो गया, तो उसके बाद जो है एक नई संस्था आई वहाँ के पूरे जो है मुस्लिम साम्राज्य को चलाने के लिए। वो संस्था क्या थी, खलीफा। खलीफा के नाम से हुई। और इसके जो है मुख्य को क्या कहा जाता था, जो खलीफा बनता था उसको अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन का अर्थ है कि लोगों के ऊपर जो है लोगों के ऊपर हाकिम कहा जाता था। अमीर उल मोमिनीन कहा जाता था। जो पैगम्बर की जो है, पैगम्बर का क्या होता था, वैश्विक पूरी दुनिया का क्या होता था, प्रतिनिधि बनता था, ठीक है। पैगम्बर का जो है रिप्रेजेंटेंट बन गया, उसी को खलीफा कहा गया, ठीक है। मोहम्मद साहब के वंशज कौन थे, तो अब्बासी पैगम्बर मोहम्मद साहब के वंशज थे तथा मक्का में निवास करते थे, ठीक। अली के बाद अगला खलीफा कौन बना, देखिए अली की हत्या के बाद मुआविया ने 661 ईस्वी में खुद को खलीफा घोषित कर दिया तथा उमैयद खलीफा की स्थापना की। अली के बाद अगला खलीफा कौन बना, तो इस्लाम में 4 खलीफा हुए हैं। पहले हैं जो है, ये 4 खलीफा में आप गूगल कर लीजिएगा। पहले हैं हज़रत अबू बकर,
और दूसरे हैं हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे हैं हज़रत मौला अली। ठीक है, तो हज़रत अली इस्लाम के हत्या के बाद मुआविया ने 661 ईस्वी में खुद को खलीफा घोषित कर दिया तथा उमैया खलीफा की स्थापना की। अब्बासी कौन थे? अब्बासी कौन थे? देखिए, अली की हत्या के बाद मुआविया ने 661 ईस्वी में खुद को खलीफा घोषित कर दिया तथा उमैयद खिलाफत की स्थापना की। अब्बासी भी पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। अब्बासी कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे जो मूल रूप से मक्का के निवासी थे। अब देखिए 7वीं शताब्दी में, थोड़ा फ़ोन रोटेट करना पड़ेगा। थोड़ा रोटेट हो रहा है। देखिए 7वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी? ठीक है, अब जल्दी देखिए 7वीं शताब्दी में अरब का समाज, आप जानते हैं कि अरब का समाज जो अनेक कबीलों में बटा हुआ था और ये कबीले आपस में जो है संघर्ष करते थे। प्रत्येक कबीले का प्रधान जो होता था वो शेख कहलाता था। बहुत से अरबी कबीले कबीले जो है खाना बदोश होते थे, जिन्हें बद्दू या बेदुइन कहा जाता था। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं इनकी? इनकी विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। यह अपने खाद्य पदार्थ और जानवरों के लिए चारे की तलाश में सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्रों की ओर आते जाते रहते थे। दूसरी इनकी विशेषता, इनमें से कुछ नगरों में बस गए तथा कुछ व्यापार करने लगे। ज़्यादातर बद्दू लोग सेना में शामिल हो गए और यह लोग रेगिस्तान के किनारे बसे शहरों में रहने लगे। अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब? देखिए अब्बासी क्रांति से के राजनीतिक बदलाव से क्या है? राजनीतिक बदलाव से, जिसमें उमैयद खलीफा का अंत हो हुआ था, तो अब्बासियों के हाथ में राजनीतिक जो सत्ता थी वो आ गई थी। आगे चलकर अब्बासियों में बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए यूरोप और एशिया पर धर्म युद्ध कहते किसे? पहली बार आप ये देख लीजिए। ठीक है, मुस्लिम राज्यों ने अपने राज्य में रह रहे ईसाइयों प्रजाजनों के साथ बहुत कठोर व्यवहार अपनाया। मुस्लिम सत्ता के आ जाने के बाद भी पूर्व तथा पश्चिम के साथ इटली के व्यापारिक समुदाय का व्यापार एवं वाणिज्य पर अपेक्षाकृत क्या अधिक प्रभाव था। ये धर्म युद्ध वह स्थिति है जब जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाए, जिसे जिहाद भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है ईश्वर को साक्षी मानकर जो है लोग लड़ते हैं। समरकंद और दमिश्क के बीच पड़ने वाले नगरों का उल्लेख कीजिए। इस समरकंद से दमिश्क के मार्ग पर, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपके जो है उस पर आ जाएगा, क्या नाम है, गूगल पे पूरा मैप देख लीजिएगा। समरकंद कहाँ पड़ता है? दमिश्क आज का जो है सीरिया है, उसके रास्ते पर जो है एक नगर पड़ता है, मर्व, कुशकाम, निशापुर, दायलाम, इस्फहान, जो कि ये सारे स्टेट जो है वो शहर ईरान में है। इस्फहान, समारा, बगदाद तथा जेरूसलम इत्यादि नगर स्थित हैं। इन नगरों में व्यापारी तथा यात्री दो रास्तों से होकर जाते थे। एक था लाल सागर तथा दूसरा था फारस की खाड़ी। ठीक है, ऐसे में देखिए क्वेश्चन क्या है, समरकंद और दमिश्क के बीच पड़ने वाले नगरों का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नगर हैं। ठीक है, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप मैप पे देखेंगे। दूसरा है फारस की खाड़ी थी। इस्लाम धर्म के उदय को कैसे समझा जा सकता है और उनके धर्म की निष्ठा समुदाय से और राजनीति से क्या थी? देखिए इस्लाम धर्म का जो प्रारंभ है वो 14 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। आज मुसलमान संसार के अलग अलग भागों में जो है मौजूद हैं और राष्ट्रों के नागरिक हैं। इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इस्लामी शब्द सिर्फ धर्म का ही जो है दायित्व नहीं है, बल्कि समूचे समाज और संस्कृति को भी दर्शाता है, एक कल्चर को दर्शाता है इस्लाम। इसका अपना एक इतिहास है जिसके विषय में हमें जानकारी जो है इतिवृत्तों से मिलती है, ट्रेवलॉजों से मिलती है, पुराने जो है लिखे गए किताबों से मिलती है। जैसे ये तारीख है, जिसमें घटनाओं, तारीख क्या कहते हैं? इतिहास। तारीख को मतलब इतिहास का ही जो एक अलग नाम है, जिसको उर्दू अरबी में कहा जाता है तारीख, जिसमें घटनाओं का विवरण कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवन चरित्र हो गया, ठीक है, जैसे पैगंबर के कथन हो गए और उनकी जो है उनके लिखी हुई जो है कुछ किताबें हो गई, ठीक है, उनके अभिलेख हो गए, जैसे हदीस हो गई, कुरान की टीकाएँ हो गई, तफसीर हो गई और अखबारों आदि से मिलती है। अधिकतर सामग्री जो हम पढ़ सकते हैं उसके अतिरिक्त खुदाई में मिले हुए महलों और मुद्राओं और शिलालेखों से भी इस्लाम के इतिहास के विषय में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। अरब के इस्लाम को उदय, धर्म, निष्ठा, समुदाय और राजनीतिक ज्ञान प्राप्ति के बाद 672 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप खुदा का जो संदेश वाहक रसूल घोषित किया। अपने आप को क्या घोषित किया? रसूल घोषित किया 612 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि मुझे यह प्रचार करने का आदेश मिला है और सिर्फ अल्लाह की इबादत आराधना की जानी चाहिए और अल्लाह एक है। इबादत की विधियाँ भी बहुत सरल थी, जैसे दिन में 5 मरतबा जो है नमाज़ पढ़ना, सलात का अर्थ है नमाज़ पढ़ना, और नैतिक सिद्धांत के अंदर करना। मक्का में इन लोगों का एक ही धार्मिक स्थल था जिसे हज कहा जाता था और अल्लाह की इबादत करने वाले एक ही समुदाय के सदस्य थे। 6वीं शताब्दी में अरब संस्कृति अरब प्रायद्वीप
और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया तक ही सीमित था। अरब के लोग कबीलों में बड़े थे। प्रत्येक कबीले का जो है नेतृत्व एक शेख के द्वारा होता था। पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे तथा एक सौदागर मतलब व्यापारी, और उनके कबीले का नाम कुरैश था जो मक्का में रहता था। बहुत से कबीले खाना बदोश व मक्कड़ थे जिन्हें बद्दू या बेदुइन कहा जाता था, जो मुख्य रूप से खजूर और ऊँटों के लिए चारों की तलाश में इधर उधर क्या करते थे, घूमते रहते थे। और नखलिस्तानों, हरे भरे क्षेत्रों को क्या कहते थे, नखलिस्तान कहते थे, और क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। पहले ये बहुदेववादी थे। बहुदेववादी क्या, जो एक से ज़्यादा ईश्वर की पूजा करता हो, एक से ज़्यादा ईश्वर की आराधना करता हो। बहु लगे मतलब बहुत से ईश्वर की आराधना करता हो, वो बहुदेववादी होते हैं। और एक होते हैं एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद मतलब कि एक ही ईश्वर को मानना, एक ही अल्लाह को मानना, ठीक है, वो थे एक ईश्वरवाद। तो ये जो बद्दू थे वो बहुदेववादी थे। वो बहुत से मूर्तियों की पूजा करते थे और बहुत से जो है ईश्वर को, भगवान को मानते थे। तीर्थ यात्रा और व्यापार के कारण एक कबीले का दूसरे कबीले की संस्कृति पर क्या हुआ, रीति रिवाज से परिचय हुआ। और पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश ने एक नई जो है सामुदायिक पहचान बनाई। और उन्होंने लोगों को बताया कि जो है अल्लाह एक है, और दिन भर में जो है 5 बार नमाज़ पढ़ो, और झूठ मत बोलो, अच्छे आचरण रखो। ये पूरी उनकी सामुदायिक पहचान बनाई। और लोग इस धर्म को स्वीकार कर लेते थे और उन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता था। किंतु मक्का के समृद्ध लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण, मक्का में जो पैसे वाले लोग थे, समृद्ध लोग थे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विरोध करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे नए जो है धर्म युद्ध का खतरा बढ़ गया। और इस खतरे को देखकर पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी, इसी से जो हिजरी कैलेंडर की स्थापना होती है, जिसको एक हिजरी कहते हैं, 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना रवाना हो गए, मदीना चले गए। और उनकी इस यात्रा को हिजर कहा जाता है। हिजर का मतलब है कि सफ़र में जाना, या यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जो है चले आना, उसको हिजर कहते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है हिजरा कहा जाता है। हिजर का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, हिजर कहा जाता है। और इसे जो है इसी वर्ष जो है मुस्लिम कैलेंडर हिजरी सन की शुरुआत हुई है। कब हुई है, 622। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ है, 570 ईस्वी। और उन हिजरी की 612 ईस्वी में उन्होंने जो है अपने आप को जो है नबी अर्थात ईश्वर का जो है पैगंबर घोषित किया। और 622 में उन्होंने जो है हिजरी कैलेंडर की जो है स्थापना की। किसी भी धर्म को बनाए रखने के लिए राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी धर्म है उसको बनाए रखने के लिए क्या है, राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। उसमें बहुत धर्म को का प्रसार करने के लिए, उस धर्म का प्रचार करने के लिए एक सिक्योरिटी और एक पैसा, एक फंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पैगंबर मोहम्मद ने इसी बात का ध्यान रखते हुए इस्लाम धर्म को मानने वालों को का एक बड़ा समुदाय बनाया तथा बहुदेववादी और यहूदियों को एक ही राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, जिसमें इस्लाम धर्म को मजबूती मिली। और मुस्लिम लोग मक्का में लूटपाट करते थे, जिसके चलते मदीने के यहूदियों के साथ मुस्लिम और लोगों का जो व्यवहार अच्छा नहीं था, ठीक है। यहूदी और जो है मुसलमान में आपस में जो है संघर्ष चलते रहते थे। आगे चलकर मोहम्मद साहब के नेतृत्व ने मक्का को जीत लिया, तो मोहम्मद साहब एक राजनीतिक नेता और धर्म प्रचारक के रूप में जो है फेमस हो गए। मोहम्मद साहब ने समुदाय की सदस्यता के लिए धर्म परिवर्तन पर बल दिया कि सब लोग एक हो जाओ और ईश्वर की बात को मानो, और ईश्वर ही जो है सर्वोपरि है। और जितने लोग हैं बहुदेववादी हैं उनको छोड़कर सब लोग जो है इस्लाम धर्म में आ जाओ। जिससे मोहम्मद साहब से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस तरह पूरे अरब में इस्लाम धर्म फैल गया। मदीना इस नए इस्लामी राज्य की क्या हो गई, प्रशासनिक राजधानी बन गई, जहाँ से पूरा कानून चलने लगा। तो मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। और काबा में जो बहुत से बुत रखे थे उनको हटा दिया। बुत देखिए अर्थात मूर्ति को कहते हैं, उनको हटा दिया गया, क्योंकि अब वहाँ भी इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई है। और इस्लाम धर्म में जो है बुत अर्थात मूर्ति को पूजा नहीं होती है। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अगले पैगंबर के अभाव में इस्लाम की सत्ता मानने वालों को सौंप दी गई। इस्लाम अब क्या है कि आपको पता होगा कि ये आखिरी पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, इसलिए अब क्या हो गया, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद अगले पैगंबर के अभाव, अब कोई पैगंबर तो आएगा नहीं, तो इस्लाम की सत्ता मानने वालों को सौंप दी गई, जिसके कारण मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गया तथा नए परिवर्तन के रूप में खिलाफत जैसी संस्था का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है कैसे आगे जो है पूरा मुस्लिम साम्राज्य चलेगा और कैसे इस्लाम धर्म आगे बढ़ेगा, उसके लिए जो है एक जो है पहले मतभेद हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, नए परिवर्तन के रूप में खिलाफत नाम की जो संस्था का निर्माण हुआ। इसी में 4 खलीफा हुए हैं। मोहम्मद पैगंबर के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। प्रतिनिधि आप समझ रहे होंगे ना, प्रतिनिधि मतलब उनके रिप्रेजेंट को। जैसे मान लीजिए कि अब उनके बाद कौन है, उनके बाद जो है ये है, अब ये खलीफा है, इनका जो कहना, इनकी बात क्या होगी, सर्वोपरि होगी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से ही बहुत कबीले इस्लामी राज्य से अलग हो गए। कुछ ने तो उसी तरह का अपना अलग समुदाय बना लिया और खुद को पैगंबर घोषित कर दिया, झूठा पैगंबर घोषित कर दिया। आगे चलकर खलीफाओं को ये महसूस हो गया कि मामूली टैक्सों और लूटपाट से इस्लामी समुदायों को नहीं चलाया जा सकता। तब खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाईजेटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य को जीतने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली और इन दोनों साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
जीते गए प्रांतों में नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया गया। इस्लामी राज्यों में कुरैश कबीले कबीले का ही जो है बोलबाला था और इसी कबीले से मोहम्मद साहब भी थे। इसीलिए प्रशासन में इन्हीं कबीले के लोगों को ऊंचा पद दिया गया, जिससे अन्य कबीलों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। जिसके चलते हुआ क्या कि उस समय खलीफा अली की हत्या कर दी गई। आगे चलकर अली के पुत्र हुसैन के प्रति वहाँ के लोग अपनी निष्ठा बनाए रखें। आगे चलकर 661 ईस्वी में मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर लिया और उमैयद वंश की स्थापना की। इस तरह एक बार फिर उमैयद वंश के अंतर्गत कुरैश कबीला जो है क्या हो गया, दोबारा आ गया। कुरैश कबीला जो है सुदृढ़ हो गया, उसकी जो है ताकत जो है कम हो गई। इस्लामी विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालिए। देखिए हमारा क्वेश्चन, जब मुसलमान अन्य लोगों के संपर्क में आए तब उन्हें अपने धर्म, समाज, समुदाय, ईश्वर, संसार और दुनिया के बारे में जानने को मिला और उनके प्रति जो है सृष्टि, अपने तथा दूसरे के प्रति व्यवहार इत्यादि जानने को मिला। उन्हें बहुत से प्रश्नों से जूझना पड़ा तथा विद्वान मुसलमानों ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर तथा ज्ञान की बातों को इकट्ठा करके अपने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत कर लिया। धार्मिक विद्वानों को क्या कहते हैं, उलमा कहते हैं, कि वो जो है ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र साधन था। कुरान तथा पैगंबर की आदर्श, पैगंबर की बात, ईश्वर की जो है बताए गए रास्तों पर चलने के लिए उलमा क्या करते थे, पैगंबर की बताई हुई बातों को और कुरान और हदीस को इकट्ठा करते थे। हदीस क्या है, पैगंबर साहब के जो है कही गई वो सारी बातें, उनको हदीस कहते हैं। और उन सबको इकट्ठा किया गया और उन सबका अध्ययन किया गया। उसके बाद ही जो है एक कानून हुआ जिसको शरिया कहते हैं। शरिया क्या है, शरिया का अर्थ है सीधा रास्ता और शरिया का अर्थ है ईश्वर द्वारा बताया गया रास्ता। बाकी आप पढ़ लीजिए, कोई ऐसी कोई इसमें बहुत वैसी चीज़ है नहीं। और आगे आगे मध्यकाल में इस्लाम में धार्मिक विचार लोगों के बदलने लगे और एक नया समूह बन गया जिसको सूफ़ी कहलाते हैं। सूफ़ी कहलाए, इन लोगों ने जो है तप और रहस्यवाद के ज़रिए व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने की बात बताई। 19वीं शताब्दी में इनका जो है रहस्यवाद सर्वेश्वरवाद की अवस्था में पहुँच गया, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलना, ईश्वर से जो है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा से इस प्रकार का प्रेम का उपदेश एक महिला संत ने भी अपने जो है शायरी में दिया था। सूफीवाद का द्वारा ही धर्म, समुदाय तथा बाकी चीज़ के लिए क्या है, बाकी चीज़ के द्वार खोलें। और सूफीवाद ने इस्लाम को और अधिक व्यक्तिगत बना दिया। सूफीवाद कहता है कि बस ईश्वर की आराधना करो और खुद तक जो है सीमित रखो। इस्लामिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान से प्रभावित होकर ईश्वर और विश्व की वैकल्पिक कल्पना विकसित की। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी तथा सीरियाई भाषा किताबों का अनुवाद कराया। इस तरह अनुवाद कराना भी जो है समाज को एक अध्ययन से लोगों के आलोचनात्मक, जिसने इस्लाम बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। दार्शनिकों का फ़लसफ़ा ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और अनेक नए उत्तर भी दिए गए। और इब्न जासिना जो दार्शनिक संबंधी लेख व्यापक रूप से फैले और यूरोप में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा जाता था। देखिए हुआ क्या ना कि जब इस्लामी दर्शन आगे बढ़ा तो रोमन साम्राज्य से भी और बाकी जगह से भी लोगों ने क्या फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछने लगे, दार्शनिक सवाल पूछने लगे कि अगर अल्लाह है तो कहाँ है, और अगर तुम ये कहते हो तो इसका क्या मतलब होता है, और जीवन क्या है। तो इसके बारे में बहुत से सवाल उठे, जिसका जो दार्शनिकों ने जो है अब बहुत अच्छा उत्तर भी दिया और उत्तर की खोज में लग गए और बहुत सी किताबें भी लिखी गई उनके जवाब में। अब देखिए मध्यकालीन बात आती है। इस्लामी समाज में अदब, जिसका शाब्दिक अर्थ सांस्कृतिक और परिष्कार, संबोधन, गीत, कसीदा का सृजन हुआ। फारस के मूल कवियों ने, अब बहुत से कवि हुए हैं इस दौर में, ठीक है, मध्यकालीन सांस्कृतिक अधिपेटक को चुनौती देते हुए कुछ नई कविताओं का जो है सृजन हुआ। इस्लाम द्वारा वाणिज्य विषयों पर उत्कृष्ट की छेड़ी दी। कविताओं की रचना करके नए मार्ग खोले गए, जिसमें कवियों ने अपने अनुसार जो है परंपराओं को अपने कविताओं में डाला। और सूफियों ने रहस्यमयी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा, कुछ उसमें मिस्टेक है। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त किया तब जब अरबों ने ईरान पर जो है विजय प्राप्त की तब फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा और नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। इस कविता में छोटे छोटे गीत और रुबाई, जैसे रुबाई मतलब 2 लाइन 4 लाइन को कहते हैं, 2 लाइन और 4 लाइन की जो कविताएं लिखी जाती है उसको रुबाई कहते हैं, जिससे नए रूप सम्मिलित किए गए। इसका इस्तेमाल जो है प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन, संरक्षण की प्रशंसा, दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त किया जाता था। दार्शनिक जानते हैं आप, फिलोसफर को कहते हैं, विद्वान को कहते हैं, जो नए नए सवाल पूछता रहता है। और रुबाई समर खय्याम जो कौन है, एक बहुत बड़ा कवि है, उनके द्वारा जो है, समर नहीं उमर खय्याम है, अलग इसने जो है स्टूडेंट ने गलत लिखा है, उमर खय्याम के द्वारा चरण परिकाब्दा पर पहुंच गई थी, बहुत ऊंचाई पर उनकी कविताएं पहुंची थी। 11वीं शताब्दी में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का जो है केंद्र बन गया।
और शासकों ने भी अपनी शासक जो वहाँ के शासक थे उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कलाकारों कवियों को जो है विद्वानों को व्यापक रूप से दरबार में जो है संरक्षण देना शुरू कर दिया, जो कि बादशाहों के लिए क्या करते थे, कविता लिखते थे और बहुत सी किताबें लिखते थे, जिसमें प्रसिद्ध जो है फिरदौसी, जिसमें प्रसिद्ध नाम है फिरदौसी का था। और इन्होंने शहनामा क्या लिखा, शहनामा लिखा। और इनका जो शहनामा, इनकी पुस्तक है फिरदौसी की पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, और जिसमें अरबी की विजय का जो है काव्यात्मक भाषा प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। अरबी क्या बन गई, प्रशासन की भाषा और सांस्कृतिक भाषा बन गई। बगदाद में बहुत सी पुस्तकें नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए लिखी गई, जैसे जानवरों की अनुवाद, जिसे जानवरों की अनुवाद किया गया। नीचे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा है, जानवरों नहीं, जानकारों ने इसका जो है अनुवाद किया। और सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं थी वीर साहसियों की कहानियाँ। वीर साहसियों की कहानियाँ क्या थी, एक बहुत अच्छी जो है रचना थी। और जैसे कायस की कहानियाँ और 1001 रात कहानियों की संग्रह है, जिसमें जो है शहजाद द्वारा अपने पति को हर रात एक कहानी सुनाई गई थी, जो एक शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी थी। तो ऐसी बहुत सी किताबें वहाँ पे छपी थी। इसी तरह समाज का चित्रण कहानियों के पात्र के माध्यम से लिखी गई है। 9वीं शताब्दी में जीवनीय आचार जो संहिता और संगीत और राजकुमारी को शासन कला सिखाने वाली शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा इतिहास भूगोल पर भी पुस्तकें सीखी गई, जिसके अंतर्गत 11वीं शताब्दी। क्या हुआ क्या कि इस्लाम जब फैल गया तो उसके बाद जो है जब लोगों के अंदर जो है एक चेतना जागी इल्म की, पढ़ाई की, मोहम्मद साहब ने कहा भी था कि पढ़ो। उनका सबसे पहला उनका जो है स्टेटमेंट यही था कि पढ़ो चाहे चीन जाना पड़े। तो धीरे धीरे लोग इस पर जो अमल करते दिखाई दिए और 304 सालों में जो है शुरुआत की 300 से 400 साल में बहुत सांस्कृतिक विकास भी हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। अब देखिए इसमें नाम गलत लिखा है, अल-बरूनी है, लेकिन इसने जो है अल-बख्ती लिख दिया है। अल-बरूनी द्वारा भारत का इतिहास एक पुस्तक लिखी गई है, तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद, तहकीक-ए-मलित हिंद। तो इस्लाम की दुनिया से बाहर की दुनिया के बारे में इसमें लिखा गया है तहकीक-ए-मलित में। और अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। आगे चलकर जो है वास्तुशिल्प के रूप में इस्लामी दुनिया से उभर कर सामने आई। बहुत से आर्किटेक्चर जो है बने हैं मुस्लिम एम्पायर में, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत से आर्किटेक्चर भारत में भी जब मुगल आए और बाहर के देशों में भी जो बने आर्किटेक्चर बने हैं, मकान बने हैं, इमारतें बनी हैं, वो जो है मुगल आर्किटेक्चर में बनी है और अरबी आर्किटेक्चर में बनी है। तो एक वास्तुशिल्प कला में भी इसको देखा जा सकता है। वास्तुशिल्प के रूप में इस्लामी दुनिया ऐसी उभर कर सामने आई जिसे देखकर आसानी से पहचाना जा सकता था, जिसके अंतर्गत धार्मिक इमारत के रूप में मस्जिद बनाई गई। ठीक है, मस्जिद में गुंबद होता है और उसका रुख जो है काबे की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, और जो स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक फैली हुई थी। इस्लामी धार्मिक कला में जो है प्राणियों के चित्र बनाने पर क्या है, पाबंदी है। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्र, किसी जानवर का चित्र जो है आप नहीं बना सकते, उसमें पाबंदी थी, जिस कारण कला के 2 रूप सामने उभर कर आए। पहला था खुशौविसी खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, मतलब बहुत अच्छा लिखने की कला। और दूसरा था जैमती और वनस्पति डिज़ाइन। बहुत सी डिज़ाइन, फूल पत्ती पेड़ की डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन किसी जानवर की डिज़ाइन नहीं बना सकते थे। इमारतों और पुस्तकों को भी सजाने के लिए जो है फूलों और फूल पौधों का और नमूनों का जो है प्रयोग किया गया। अब देखिए डेट देख लीजिए, 622 पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना, 622 ईस्वी, 632 ईस्वी खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष की शुरुआत,